तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो खुद तो काफी डरा हुआ था, लेकिन वो एक दूसरे लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तभी उन्हें परेशान कर रहे 3 बच्चों में से ये बच्चा बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, फिर भी तुम एक हीरो बनने का नाटक कर रहे हो, देखो। और उसके बाद ये तीनों उस लड़के पर एक साथ हमला करके उस बेचारे की काफी बुरी हालत कर देते हैं। और यहाँ इस बच्चे को ये बात समझ आती है कि इस दुनिया में कोई भी इक्वल नहीं है। अब इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो दौड़ते हुए कहीं पर जा रहा था। और दोस्तों, ये वही लड़का था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में पिटते हुए देखा था। अब ये बड़ा हो चुका है और इस लड़के का नाम है इजुकु मिडोरिया, जिसे कहानी में हम आगे देकू बुलाएंगे। और ये जिस जगह पर आया हुआ है वहाँ पर एक विलन चारों ओर तबाही मचा रहा है। और अब हमें पता चलता है कि इस सब की शुरुआत चाइना में हुई थी। चाइना में एक बच्चा जन्म लेता है जिसके अंदर से बहुत रोशनी आ रही थी, और इसके बाद कई सारे बच्चे ताकतों के साथ पैदा होने लगे, या फिर कई सारे लोगों में ताकतें अवेकन होने लगी। और अचानक ही इंसानों में ये ताकतें कैसे आने लगी इसका पता कभी किसी को नहीं चला। और इसके बाद हर एक बच्चा ताकत के साथ पैदा होने लगा, और अब इस दुनिया में मौजूद लगभग सभी लोगों के पास अनोखी ताकतें हैं। और क्योंकि सभी लोगों के पास ताकतें आ चुकी थीं, तो कई सारे लोग चारों ओर तबाही मचाने लगे। लेकिन इस तबाही को रोकने के लिए सामने आए हीरोज। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये विलन काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था और यहाँ पर ये एक टावर को गिरा देता है। लेकिन वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आ जाता है एक हीरो जो उस टावर को नीचे गिरने से रोक लेता है, और इस हीरो का नाम है डेथ आर्म्स द पंचिंग हीरो। और तभी वहाँ पर एक और हीरो आकर पानी से एक लाइन बना देता है ताकि कोई भी इस खतरनाक जगह के करीब ना आ पाए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये विलन चोरी कर भाग रहा था और अचानक ही काबू से बाहर हो गया। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वहाँ पर लड़कियां चिल्लाना शुरू कर देती हैं क्योंकि वहाँ पर आ चुका था कामुई। दोस्तों, शायद से ये पावरफुल हीरो होगा और ये हीरो अपने शरीर का इस्तेमाल जड़ों की तरह कर सकता है। और इसके बाद ये कामुई जब इस विलन को रोकने की कोशिश करता है तो ये विलन उसे दूर फेंक देता है। लेकिन तभी ये हीरो बोलता है कि बुराई कभी जीतती नहीं है, और इसके बाद ये अपने हाथ के फॉर्म को चेंज कर लेता है, जो देखकर इजुको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसके बाद कामुई उस विलन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़की आती है जो अपनी एक ही किक में उस विलन को दूर फेंक देती है। और जैसे ही वो लड़की वहाँ पर आती है, सभी लोग अपने अपने कैमरे निकाल कर उसकी फोटो खींचने लगते हैं। और इन मोहतरमा का नाम है माउंट लेडी। और आगे हमें पता चलता है कि सभी लोगों के पास ताकतें आ जाने की वजह से क्राइम काफी ज्यादा बढ़ने लगे, और इन क्राइम्स को रोकने के लिए कुछ लोग सामने आए जिन्होंने हीरो की तरह बहादुरी वाला काम किया। इसी वजह से सब उन्हें हीरोज बुलाने लगे, और इसके बाद बुराई के खिलाफ लड़ना हीरोज का काम बन गया। और सभी लोगों ने भी इन हीरोज को बाहें फैलाकर अपनाया, और अब ये एक ऑफिशियल पोजीशन है और इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट इनको पे करती है। लेकिन ये सब भी देखा जाता है कि एक हीरो ने कितना नुकसान किया है। और दोस्तों, इन हीरोज की ताकतों को क्वर्क बोलते हैं। और यहाँ पर इजुको जायंट लेडी के क्वर्क के बारे में अपनी नोटबुक में लिख लेता है। और इजुको को इस तरीके से देखकर एक अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुम भी एक हीरो बनना चाहते हो? मुझे पूरा यकीन है तुम ये कर पाओगे बेटे। उनकी बात सुनकर इजुको बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद हमें इजुको के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ क्लास में टीचर सभी बच्चों से बोलते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी साल है, तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सीरियस होकर सोचना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि तुम सभी हीरोज बनना चाहते हो। और सभी बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ। टीचर बोलते हैं कि तुम सभी के पास काफी अच्छे क्वर्क्स हैं, लेकिन अपनी ताकतों का इस्तेमाल स्कूल में करना रूल्स के खिलाफ है। लेकिन तभी एक लड़का बोलता है कि टीचर, आप मेरा कंपैरिजन इन चिरकुटों के साथ कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और दोस्तों, इस लड़के का नाम है कात्सुकी बाकुगो, और ये वही लड़का है जिसने बचपन में हमारे हीरो को बहुत कूटा है। उसकी ये बात सुनकर सभी बच्चे उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन तभी टीचर बोलते हैं कि बाकुगो, तुम शायद से यूए हाई में जाना चाहते हो, है ना? और ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यूए हाई स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर साल सिर्फ 0.2% बच्चे ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। और अगले ही पल में बाकुगो अपनी खुद की तारीफ करते हुए बोलता है कि इस स्कूल में सिर्फ मैं इकलौता ही ऐसा हूँ जो यूए में जा सकता है, और मैं नंबर 1 हीरो ऑल माइट को भी सरपास करूंगा, और इसके बाद खुद नंबर 1 हीरो बनूंगा। लेकिन तभी टीचर बोलते हैं कि वैसे मिडोरिया, तुम भी यूए में जाना चाहते हो, है ना?
और ये बात बाकुगो के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होती है और यहाँ पर सभी बच्चे इजुकू पर हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसके पास तो कोई ताकत ही नहीं है। सो इजुकू सभी बच्चों से बोलता है कि मैं एक हीरो बन सकता हूँ, मुझ पर हंसो मत। लेकिन अगले ही पल में बाकुगो इजुकू पर हमला कर देता है और बोलता है कि देखो तुम्हारे पास कोई क्वर्क नहीं है और तुम मेरा मुकाबला करने के बारे में सोचते हो। सो तभी इजुकू बोलता है कि मैं तुमसे कम्पीट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यूए हाई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ और जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं वहाँ जा पाऊंगा या नहीं। लेकिन तभी सभी बच्चे उसकी ओर खतरनाक नजरों से देखने लगते हैं और बाकुगो बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। अब अगले सीन में हम एक और विलन को देखते हैं जो चोरी कर कर भाग रहा था और अब ये लोग बात करने लगते हैं कि यहाँ पर तो कोई हीरो अभी तक आया ही नहीं। लेकिन तभी यहाँ पर एक हीरो आ जाता है और दूसरी ओर हम इजुकू को देखते हैं। उसकी क्लास की छुट्टी हो चुकी है और वो अपने फोन में सुबह हुए इंसिडेंट के बारे में देख रहा है और इजुकू ना सभी हीरोज की एबिलिटीज के बारे में अपनी नोटबुक में लिख लेता है। लेकिन तभी बाकुगो उसकी नोटबुक को उससे छीन लेता है और जब बाकुगो के साथ ही इजुकू की बुक को देखते हैं तो वो हंसने लगते हैं क्योंकि इतने कमजोर होने के बावजूद भी इजुकू एक हीरो बनना चाहता है। और अगले ही पल में बाकुगो इजुकू की नोटबुक को जला देता है और उसे बाहर फेंक देता है। और इसके बाद बाकुगो इजुकू से बोलता है कि हमारे स्कूल से सिर्फ मैं ही वो हूँ जो यूए में जाएगा क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ। और इसके बाद बाकुगो इजुकू से बोलता है कि तुम्हें यूए में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए ना। और यहाँ पर इजुकू कुछ बोल नहीं पाता और इसके बाद ये लड़के इजुकू का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ बाकुगो बोलता है कि अगर तुम एक हीरो बनना चाहते हो तो दुआ करना कि अगली जिंदगी में तुम एक क्वर्क के साथ पैदा हो। और बेचारा इजुकू बाकुगो के खिलाफ अपनी आवाज उठा ही नहीं पाता। और इसके बाद इजुकू स्कूल के पीछे आकर अपनी नोटबुक ढूंढने लगता है। उसकी बुक एक पॉन्ड में गिर गई थी जिसे कुछ मछलियां खा रही थी और अपनी नोटबुक की ऐसी हालत देखकर इजुकू को बहुत दुख होता है। अब इसके बाद हमें इजुकू के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके घर में चारों ओर नंबर 1 हीरो ऑल माइट के पोस्टर लगे हुए थे और इसके बाद हमें पता चलता है कि इजुकू ऑल माइट का एक वीडियो 10,000 से ज्यादा बार देख चुका है। ये काफी पुराना वीडियो है जब काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी और इस तबाही में एक हीरो ने 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई थी, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और ये जो हीरो था वो हंसते हुए सभी की जान बचा रहा था। और जैसे ही उस हीरो की एंट्री हुई इजुकू की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई और इसके बाद ये हीरो बोलता है कि अब सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और जैसे ही इजुकू इस हीरो की ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इजुकू के हाथ में उस हीरो की एक डॉल भी होती है। और यहाँ इजुकू बोलता है कि मैं भी एक दिन उस जैसा बनना चाहता हूँ। और यहाँ पर इजुकू अपने क्वर्क के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, उसे जल्द ही उसकी ताकत मिलने वाली थी। लेकिन डॉक्टर इजुकू को बताते हैं कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। और डॉक्टर की ये बात इजुकू के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इजुकू की माँ डॉक्टर से पूछती हैं कि बाकी बच्चों को तो उनके क्वर्क्स किंडरगार्टन में ही मिल जाते हैं लेकिन इसे अभी तक इसका क्वर्क क्यों नहीं मिला। सो तभी डॉक्टर इजुकू की माँ से उनके क्वर्क के बारे में पूछते हैं जिस पर वो बताती हैं कि वो अपने हाथों से किसी भी चीज को अपनी ओर खींच सकती हैं, उनके पति आग की लपटें छोड़ सकते हैं। सो अब डॉक्टर बताते हैं कि वैसे तो कोई भी बच्चा 4 साल की उम्र में अपने क्वर्क को मैनिफेस्ट कर लेता है। पास्ट में जब सभी बच्चों को ताकतें मिलना शुरू हुई थी तो एक स्टडी पब्लिश की गई जिसमें ये बताया गया कि आपकी पैर की सबसे छोटी उंगली में कुछ जॉइंट्स होते हैं और अगर एक भी जॉइंट मिसिंग होता है तो इसका असर सीधा आपके क्वर्क पर पड़ता है। और जब इंसान अपने किसी अंग का इस्तेमाल नहीं करता है तो वो अंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। और आप इस बच्चे के एक्सरे को भी अच्छे से देखकर समझ सकती हैं। इजुकू की छोटी उंगली में 2 जॉइंट्स हैं, उसका एक जॉइंट मिसिंग है और ये काफी अनयूजुअल है और इसका मतलब है कि इस बच्चे के पास कोई क्वर्क नहीं है। अब इसके बाद हम रात में देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है। इजुकू अकेला अपने कमरे में होता है, वो अभी भी ऑल माइट के उस वीडियो को देख रहा था। और यहाँ इजुकू अपनी माँ से पूछता है कि माँ, वो हंसते हुए सबकी जान बचाता है चाहे लोग किसी भी परेशानी में रहें, वो कितना कूल हीरो है ना? क्या मैं भी उस जैसा बन सकता हूँ एक हीरो? इजुकू की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ उसके पास जाकर बोलती हैं, मुझे माफ कर दो इजुकू, मुझे माफ कर दो। और प्रेजेंट वाला इजुकू यहाँ पर बोलता है कि नहीं माँ, नहीं, उस वक्त मैं आपके मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था। और अब प्रेजेंट में
इजुको एक जगह पर आता है जो खुद से बोलता है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये करूंगा, भले से ही लोग इस बारे में कुछ भी सोचें, मैं ये करूंगा। और इसके बाद वो हिम्मत करके हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे कीचड़ वाला एक विलन होता है। इजुको उसे देखकर बहुत घबरा जाता है और उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो विलन उसे पकड़ लेता है और इसके बाद वो उसके शरीर को पाने की कोशिश करने लगता है। इजुको को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वो उस कीचड़ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ये विलन एक फ्लूड है। और यहाँ पर ये विलन बोलता है कि तुम्हारी वजह से अब मेरी जान बच जाएगी। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस शहर में कभी आएगा। वहीं दूसरी ओर इजुको सांस ना ले पाने की वजह से अपनी सारी ताकत खो चुका है। उसे लगने लगता है कि वो मरने वाला है और तभी उसकी नजर उसकी नोटबुक पर पड़ती है जिसमें उसने एक ड्राइंग बनाई थी। और यहाँ इजुको बोलने की कोशिश करता है कि कोई तो मेरी मदद करो। और अगले ही पल में गटर का ढक्कन खोलकर वहाँ पर एक हीरो आ जाता है। और दोस्तों ये होता है नंबर 1 हीरो ऑल माइट। ऑल माइट को देखकर ये विलन उस पर हमला करता है, लेकिन उसके हमले से बचते हुए ऑल माइट उस पर अपने टेक्सास स्मैश से हमला करता है और उसके इस पंच से इतना ज्यादा विंड प्रेशर क्रिएट होता है कि वो विलन वहीं पर खत्म हो जाता है और इजुको आजाद हो जाता है। और वो अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उसके सामने ऑल माइट होता है, लेकिन यहाँ पर वो बेहोश हो चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल माइट उसे जगाने की कोशिश करने लगता है और ऑल माइट को अपने सामने देखकर इजुको बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पर ऑल माइट बोलता है कि मेरी गलती की वजह से तुम हमारी लड़ाई के बीच फंस गए, माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, इसी वजह से मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी काफी मदद की। और यहाँ पर जो ऑल माइट होता है वो उस विलन को एक बोतल में बंद कर देता है, लेकिन जो इजुको होता है वो नंबर 1 हीरो ऑल माइट को अपनी आंखों के सामने देखकर पागल सा हो चुका था। अरे यार तुम लोग खुद देखो ऑल माइट के चेहरे पर वो मुस्कुराहट। और अगले ही पल में इजुको कोई चीज ढूंढने लगता है जिस पर वो ऑल माइट का ऑटोग्राफ ले पाए। और इसके बाद जब वो अपनी नोटबुक को खोलकर देखता है तो उस पर ऑल माइट पहले ही अपना ऑटोग्राफ दे चुका था। सो इजुको ऑल माइट का शुक्रिया अदा करने लगता है। वो बोलता है कि मैं इसे एक खजाने की तरह रखूंगा। ऑल माइट बोलता है कि ठीक है, वैसे मैं इस विलन को पुलिस के हवाले करने के लिए जा रहा हूँ, तुमसे कभी और मुलाकात करूंगा। इसके बाद ऑल माइट जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन इजुको सोचता है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और इसके बाद जब ऑल माइट जाने के लिए छलांग मारता है तो आधे आसमान में आने के बाद वो देखता है कि इजुको उसके पैर से चिपका हुआ उसके साथ आ गया है। ऑल माइट उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन इजुको बोलता है कि अगर वो यहाँ से गिरा तो मर जाएगा। सो अब ऑल माइट इजुको को पकड़कर आगे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑल माइट के मुंह से खून निकलने लगा है। सो अब ऑल माइट एक बिल्डिंग पर आ जाता है। इजुको की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पर जो ऑल माइट होता है वो यहाँ से जाने लगता है। इजुको उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑल माइट रुकता नहीं है। और यहाँ पर इजुको को अपनी माँ और डॉक्टर की बात याद आती है। उसकी माँ सिर्फ उससे माफी मांगती रही और बोकुगो ने भी उससे कहा है कि उसके पास कोई क्वर्क नहीं है, वो कभी एक हीरो नहीं बन पाएगा। और इसी वजह से अब इजुको को भी लगने लगता है कि शायद से ये सब सच है, लेकिन फिर भी मैं और इसके बाद इजुको ऑल माइट से पूछता है कि मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है, क्या मैं फिर भी एक हीरो बन पाऊंगा? एक क्वर्क के बिना भी क्या मैं तुम जैसा एक हीरो बन पाऊंगा? और दोस्तों यहाँ पर ऑल माइट के साथ जो इजुको की मुलाकात हुई है, इससे इजुको की पूरी किस्मत बदलने वाली है। अब इससे पहले कि ऑल माइट इजुको के सवाल का कोई जवाब देता, उसे कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि अचानक ही ऑल माइट की बॉडी में से भाप निकलने लगती है और यहाँ इजुको बोलता है कि मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है और बचपन से ही सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते आए हैं, लेकिन मैं भी आपकी तरह लोगों की मदद करना चाहता हूँ, आपकी तरह एक हीरो बनना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि बहुत सारी भाप के बीच में ऑल माइट बिल्कुल बदल चुका है और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑल माइट ने उस कीचड़ वाले विलन को एक बोतल में कैद किया था, लेकिन वो बोतल एक जगह पर गिर गई थी और इस विलन को जब होश आता है तब उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। ऑल माइट ने उसे रोक दिया था और तभी इस सुनसान सी गली में से बोकुगो और उसके ये दोस्त निकलते हैं और यहाँ पर जो बोकुगो होता है वो इस विलन वाली बोतल में लात मार देता है, जिसकी वजह से ये विलन उस बोतल में से बाहर निकल आता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बोकुगो को इजुको पर गुस्सा आ रहा था
कि बिना किसी क्वर्क के वो एक हीरो बनना चाहता है और इसी गुस्से में वो अपने हाथ में लिए हुए कैन को ब्लास्ट कर देता है। अब इसके बाद ये तीनों बात करने लगते हैं कि इन्हें कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहिए, लेकिन तभी वो दोनों बाकुगो से उसके पीछे देखने को बोलते हैं। बाकुगो के पीछे वो कीचड़ वाला विलेन बाकुगो पर हमला कर देता है। दूसरी ओर इजुकू ऑल माइट को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा हैरानी में था। इजुकू बोलता है कि तुम नकली हो। ये बोलता है कि नहीं, मैं ही ऑल माइट हूँ। और उसकी ये बात सुनकर इजुकू फिर से चिल्ला पड़ता है। सो तभी ऑल माइट उसे बताता है कि जिस तरीके से पूल पर लोग अपनी बॉडी को फ्लेक्स करने के लिए अपने पोस्चर को बदल लेते हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। और अब इजुकू परेशान कि ऑल माइट तो कितना ताकतवर है, वो सभी को मुस्कुराते हुए बचाता है। इजुकू की बातें सुनकर ऑल माइट वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें मेरी असलियत पता चल ही चुकी है, तो ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। और इसके बाद ऑल माइट इजुकू को अपना एक घाव दिखाता है जो उसे आज से लगभग 5 साल पहले एक विलन के साथ लड़ाई के वक्त मिला था। और इस हमले से ऑल माइट के आधे से ज्यादा ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं और कई सारी सर्जरीज और आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से ही ऑल माइट अभी तक जिंदा है। और अब ऑल माइट सिर्फ एक दिन में 3 घंटे ही हीरो का काम कर सकता है, यानी कि ऑल माइट सिर्फ एक दिन में 3 घंटे ही अपने उस हीरो वाले फॉर्म में रह सकता है। इजुकू ऑल माइट से पूछता है कि 5 साल पहले जब तुमने टॉक्सिक चेंसो से फाइट की थी। ऑल माइट बताता है कि नहीं, वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं पता। लोग मुझे पीस का सिंबल मानते हैं जो हर एक परेशानी का सामना मुस्कुराते हुए करता है, लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ हीरोज की ताकत बनाए रखने के लिए और अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए। जो हीरोज होते हैं वो अपनी जान दूसरों के लिए खतरे में डालते हैं, इसीलिए मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि बिना किसी ताकत के तुम हीरो बन सकते हो। और वैसे अगर तुम लोगों की मदद करना चाहते हो तो तुम एक ऑफिसर भी बन सकते हो। और ये कहने के बाद ऑल माइट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो इजुकू से एक बात बोलता है कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों के साथ तुम्हें असलियत को भी अपनाना होगा यंग मैन। अब इसके बाद ऑल माइट जाते हुए बोलता है कि मुझे इसे जल्दी से पुलिस को डिलीवर करना होगा, लेकिन वो देखता है कि उसके जेब में तो वो बोतल है ही नहीं। वो देखने लगता है कि आखिर उसने वो बोतल कहाँ गिरा दी, लेकिन तभी उसे एक धमाके की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। और इस धमाके की आवाज इजुकू को भी आई थी और इजुकू भी समझ जाता है कि वहाँ पर एक विलन है और वो वहाँ पर जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसे ऑल माइट की बात याद आती है और इसी वजह से वो वहाँ नहीं जाता। इसके बाद हम ऑल माइट को देखते हैं जो दौड़ते हुए उस जगह पर जा रहा था और उस जगह पर बहुत ज्यादा तबाही मची हुई थी और यहाँ पर वही विलन बाकुगो पर काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हीरो आता है। और इसके बाद जब वो हीरो उस विलन पर हमला करता है तो वो विलन उस हीरो को ही अपने अंदर लेने लगता है और इसके बाद उस हीरो पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। वहाँ पर आए हुए दूसरे हीरोज ये देखकर हैरान थे, लेकिन तभी बाकुगो उस विलन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ पर काफी सारे धमाके कर देता है और उसके हमले की फोर्स बहुत ज्यादा थी, लेकिन इससे उस विलन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और बाकुगो की ताकत देखने के बाद वो विलन बोलता है कि मैं तुम्हारे शरीर पर काबू करके तुम्हारी ताकत पर भी काबू कर लूंगा, उसके बाद अपना बदला लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एम्प्टी लेडी भी आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके फिट होने के लिए जगह नहीं थी और वहाँ पर जो बाकुगो के दोस्त फंसे हुए थे उन्हें कुमाई बचा लेता है और उसके बाद एक पानी वाला हीरो वहाँ पर लगी हुई आग को बुझाने लगता है, लेकिन अभी भी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। जो विलन था वो बाकुगो पर काबू करता जा रहा था और ये हीरोज भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इस सिचुएशन को संभालना उनके बस से बाहर की बात थी। और तभी वहाँ पर ऑल माइट भी भागते हुए आ जाता है और वो देखता है कि ये तो वही विलेन है और ये उसकी जेब से तब गिर गया होगा जब इजुकू इसके साथ आ गया था। और यहाँ पर ऑल माइट को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि वो अपनी लिमिट पर है, वो शायद से उस विलन को नहीं रोक पाएगा और इस वजह से ऑल माइट को खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी ओर हम इजुकू को देखते हैं जो अपनी नोटबुक को देखते हुए शायद से अपने घर जा रहा था और अब इजुकू अंदर से काफी ज्यादा टूट चुका है क्योंकि उसके फेवरेट हीरो ने भी उससे ये बात कह दी है कि ताकत के बिना हीरो बनना लगभग नामुमकिन है। इजुकू यहाँ पर अपनी आंखों से गिर रहे आंसू को रोकने की कोशिश करता है कि रो मत, तुम्हें ये पहले से पता था कि एक हीरो बनना
तुम्हारे लिए बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन तभी वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो धमाके हो रहे थे और यहाँ पर इजुको अपनी आदत की वजह से आ गया है। जब भी कहीं पर कुछ होता है तो इजुको वहाँ पर दौड़कर जाता है, ये उसकी आदत में है अब। और इसी वजह से अब इजुको यहाँ पर देखने लगता है कि क्या हो रहा है और तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो वही कीचड़ वाला विलेन है। लेकिन इसे तो ऑल माइट ने एक बोतल में कैद कर दिया था, शायद से उस वक्त वो उससे गिर गई होगी और ये सब हुआ मेरी वजह से। और अब वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बातें करने लगते हैं कि आखिर हीरोज कुछ कर क्यों नहीं रहे। दूसरा बंदा बोलता है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस विलन ने एक हाई स्कूलर को पकड़ रखा है। और अब इजुको उनकी बात सुनकर समझ जाता है कि ये विलन क्या कर रहा है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी वो बच्चा अभी तक जिंदा है। कुछ पल में ही मुझे लगने लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये बच्चा भी जिंदा है। और तभी अचानक फिर से लोग बात करने लगते हैं कि ये तो वही विलन है जिसके पीछे ऑल माइट था। क्या ऑल माइट यहाँ पर है? सो लोग बात करने लगते हैं कि अगर ऑल माइट सच में यहाँ पर है तो वो आखिर क्या कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमें पता है ऑल माइट कुछ नहीं कर सकता, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता और इस सब का दोष इजुको खुद को देने लगता है। इजुको समझ रहा था कि ऑल माइट अपनी ऐसी हालत में इनकी मदद नहीं कर पाएगा। बाकी के हीरोज को इंतजार करना होगा किसी ऐसे हीरो के आने का जो इस सिचुएशन को संभाल सके। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, एक हीरो जल्दी आएगा तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन तभी इजुको उस विलन के जाल में फंसे हुए लड़के को देख लेता है कि ये तो बोकुगो है और अगले ही पल में वो उस विलन की ओर दौड़ पड़ता है, जो देखकर सभी हीरोज शॉक्ड रह जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन इजुको नहीं रुकता। लेकिन यहाँ पर इजुको को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर क्यों दौड़ पड़ा। इजुको सोचने लगता है कि उसे ऐसे में क्या करना चाहिए। सो अब इजुको उस विलन की ओर अपने बैग को फेंक देता है, जिस वजह से विलन के आंख पर चोट लगती है और उस मौके पर बोकुगो को सांस लेने का थोड़ा वक्त मिल जाता है। और इसके बाद जो इजुको होता है वो अपने हाथों से बोकुगो के शरीर पर लगे हुए इस कीचड़ को छुटाने की कोशिश करने लगता है। बोकुगो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। इजुको बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे पैर खुद ब खुद चलकर यहाँ आ गए। लेकिन जो विलन होता है वो फिर से बोकुगो को जकड़ने लगता है और इस टाइम पर इजुको को सब कुछ याद आता है, हर किसी की बात, हर किसी का ताना, हर किसी की सलाह। लेकिन फिर भी यहाँ पर इजुको मुस्कुराकर बोलता है कि तुम्हारा चेहरा देखकर लगा कि तुम्हें मदद चाहिए थी। वो यहाँ पर ऑल माइट की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही ऑल माइट ये देखता है वो खुद पर शर्म करते हुए अपने हीरो वाले फॉर्म में आने लगता है। और यहाँ पर ये विलन बोलता है कि मेरे रास्ते में मत आओ और वो इजुको पर हमला करने लगता है। सभी हीरोज इजुको को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं क्योंकि इस हमले से इजुको मर जाएगा। लेकिन वो लोग वहाँ पर वक्त पर नहीं पहुँच पाते। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि उस विलन के हमला करने के बावजूद भी इजुको बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि वहाँ पर आ चुका था ऑल माइट। और यहाँ पर ऑल माइट अपने हाथ को उस विलन की पकड़ से छुड़ाता है और उसके बाद अपना पूरा जोर लगाकर बोलता है कि जो हीरोज होते हैं वो लोगों की जान बचाते हैं अपनी जिंदगी खतरे में डालकर। और विलन भी ऑल माइट पर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर ऑल माइट अपने डिट्रॉइट स्मैश पंच का यूज करता है और इस पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस विलन के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो वहाँ पर मौजूद हर एक पर्सन को महसूस होता है। उसके इस पंच से वहाँ पर एक वो वंडर बन जाता है। दोस्तों, इस पंच में ऑल माइट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अचानक ही वहाँ पर बादल आ जाते हैं और ऑल माइट की ताकत देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। और अगले ही पल में वहाँ पर बारिश होने लगती है और ये बारिश ऑल माइट के पंच से क्रिएट हुए विंड प्रेशर की वजह से हो रही है। और इसके बाद सभी लोग ऑल माइट को चीयर करने लगते हैं और यहाँ पर ऑल माइट खुद को संभालते हुए अपना विक्ट्री वाला पोज देता है। और यहाँ पर जो इजुको था वो बेहोश था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस और बाकी सब ने सब कुछ संभाल लिया है और रिपोर्टर्स ऑल माइट का इंटरव्यू ले रहे हैं। और जो बाकी के हीरोज थे वो इजुको पर गुस्सा कर रहे थे कि उसने जो भी किया वो बिल्कुल गलत था। इस तरीके से खुद को खतरे में डालना बिल्कुल गलत है। और कुछ हीरोज बाकुगो की काफी तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसका क्वर्क बहुत कमाल का है और वो उससे ये भी बोलते हैं कि वो एक दिन बहुत कमाल का हीरो बनेगा। अब इसके बाद शाम हो जाती है। इजुको अपने घर जाते हुए सोचता है कि मैं ऑल माइट से माफी मांगना चाहता था क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। मैं घर पहुंचकर वेबसाइट पर उससे मैसेज करके माफी मांग लूंगा। लेकिन तभी उसके पास दौड़ते हुए आता है बोकुगो, जो उसके पास आकर बोलता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, मैं बिल्कुल ठीक था, तुम्हारे पास कोई क्वर्क नहीं है, तुम शायद से मुझे नीचा दिखाना चाहते थे, है ना?
लेकिन मुझे कमजोर मत समझो तुम। और इसी तरीके से वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चला जाता है। इजुको को कुछ समझ ही नहीं आता कि भैया हुआ क्या, लेकिन वो खुद से बोलता है कि कच्चन ने बिल्कुल सही कहा, मैंने ना ही कुछ हासिल किया और ना ही वैसा करने की वजह से कुछ बदला, लेकिन अब मैं हकीकत पर ध्यान दूंगा, सपनों पर नहीं। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है ऑल माइट। ऑल माइट को वहाँ पर देखकर इजुको हैरान हो जाता है। इजुको पूछता है कि अभी अभी तो तुम रिपोर्टर्स से घिरे हुए थे और अगले ही पल में यहाँ पर, जिस पर ऑल माइट बोलता है कि रिपोर्टर्स से बचकर आना मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मैं हूँ ऑल माइट। लेकिन अगले ही पल में वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद ऑल माइट बोलता है कि मैं यहाँ पर कुछ चीजों को सही करने के लिए आया हूँ। अगर तुमने उस वक्त हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद से मेरे अंदर भी वो जोश ना आता जो मुझे तुम्हें देखकर मिला, और इसके लिए शुक्रिया। जिस पर इजुको बोलता है कि नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ था, मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा। मुझे ये बात समझनी चाहिए कि मेरे पास कोई क्वर्क नहीं है, मुझे हकीकत का सामना करना चाहिए। जिस पर ऑल माइट बोलता है कि भले से ही तुम क्वर्कलेस हो, लेकिन तुम्हें ही देखकर उस वक्त मेरे अंदर हिम्मत आई। जो टॉप हीरोज होते हैं उनके बारे में कई सारी कहानियां होती हैं, उनके स्कूल के दिनों की भी, और उन सभी कहानियों में एक बात कॉमन होती है, जब किसी को मदद की जरूरत होती है तो उनकी बॉडी बिना कुछ सोचे समझे ही खुद ब खुद मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। ऑल माइट की वो बातें सुनकर इजुको की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यहाँ इजुको बोलता है कि ना जाने क्यों इस पल में मुझे अपनी माँ के वो शब्द याद आए, मुझे माफ कर दो इजुको, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर रोते हुए इजुको बोलता है कि माँ, उस वक्त मैं आपके मुंह से वो नहीं सुनना चाहता था, मैं चाहता था कि आप उस वक्त मुझसे कहो जो शब्द मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। और वो शब्द ऑल माइट इजुको से बोलता है कि तुम भी एक हीरो बन सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। और यहाँ इजुको रोते हुए बोलता है कि सपने भी हकीकत बन सकते हैं। वैसे अब हुई है हमारी असली कहानी की शुरुआत, वो कहानी जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक क्वर्कलेस बंदा किस तरीके से इस दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो बनता है। अब ऑल माइट के मुंह से ये शब्द सुनकर कि तुम एक हीरो बन सकते हो, इजुको बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि खुद ऑल माइट ने मुझसे ये कहा, इससे ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी ऑल माइट बोलता है कि तुम मेरी ताकत पाने के लायक हो। ऑल माइट की बात सुनकर इजुको बोलता है क्या? ऑल माइट बोलता है कि ऐसा चेहरा मत बनाओ, ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है। तो मेरी बात सुनो यंग मैन, तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम मेरी ताकत को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। लेकिन इजुको को ऑल माइट की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। सो ऑल माइट बताता है कि वो यहाँ अपनी ताकत के बारे में बोल रहा है। जो लोग हैं उसकी ताकत को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ या बूस्ट कहते हैं। और इस सवाल का जवाब आज तक ऑल माइट ने सही से कभी नहीं दिया। वो इस जवाब को मजाक में टाल देता है, क्योंकि सिंबल ऑफ पीस ऑल माइट को एक ऐसा हीरो होना चाहिए जिसके पास उसकी ताकत पैदाइशी हो। लेकिन सच तो ये है बच्चे कि मेरा क्वर्क मुझे किसी ने दिया है और अब इसको पाने की बारी तुम्हारी है। सो तभी इजुको हड़बड़ाते हुए बोलता है कि मुझे ये तो पता है कि आपका जो क्वर्क है वो इस दुनिया की ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है, और मैंने इसके बारे में ऑनलाइन भी काफी ज्यादा पढ़ा है। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मिलना, इनहेरिट करना, और ऐसे ही इजुको अब बहुत ज्यादा बोलने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। सो तभी ऑल माइट बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मेरी ताकत है कि मैं अपनी ताकत को यानी अपने क्वर्क को अपनी मर्जी से किसी दूसरे को दे सकता हूँ, और मेरे क्वर्क का नाम है वन फॉर ऑल। ये एक ऐसी ताकत है जिसमें एक पर्सन अपनी पावर को कल्टीवेट करता है और उस ताकत को किसी दूसरे को देता है, और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। और इस ताकत को पाने वाले का दिल साहस से भरा होना चाहिए, जो दूसरों की मदद की पुकार को सुन सके। ऑल माइट की बातें सुनकर इजुको पूछता है कि आखिर आप मुझे इतनी महान चीज क्यों दे रहे हैं। सो ऑल माइट बताता है कि मैं एक सक्सेसर की तलाश में था और मुझे लगता है कि इस ताकत को तुम्हें सौंपना बिल्कुल सही रहेगा। भले से ही तुम एक ऐसे मामूली से लड़के हो जिसके पास कोई क्वर्क नहीं है, लेकिन जो चीज तुम्हें दूसरों से अलग और हीरोइक बनाती है वो है दूसरों को मदद करने की तुम्हारी ख्वाहिश। वैसे ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, चाहो तो तुम मेरी ताकत को अपना सकते हो या फिर। अब ऑल माइट की बातें सुनकर इजुको सोचने लगता है कि इसने मुझे इनकरेज किया, मुझे अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताया, इसीलिए मैं इसे मना नहीं करूंगा। और इसके बाद इजुको बोलता है कि मैं ये करूंगा। ऑल माइट बोलता है कि बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन दोस्तों, ऑल माइट की ताकत को पा पाना इतना आसान नहीं है। अब इसके 2 दिन बाद सुबह सुबह हम देखते हैं कि ऑल माइट इजुको की ट्रेनिंग करवा रहा है।
इजुकू यहाँ पर एक फ्रिज को भी खींच नहीं पा रहा था। अब ये मत सोचना कि इजुकू इतना कमजोर है कि वो एक फ्रिज को भी खींच नहीं पा रहा, क्योंकि ऑल माइट का वजन 274 किलो है। अरे नहीं, ऑल माइट का वजन काफी घट चुका है, अब ये सिर्फ 255 किलो है। सो इसके बाद इजुकू ऑल माइट से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर ये कचरा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। ऑल माइट बताता है कि ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि तुम मेरी ताकत को पाने के लिए एक प्रॉपर वेसल नहीं हो। और ऑल माइट की ये बात सुनकर इजुकू बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। सो अब ऑल माइट इजुकू के पास आकर उसे बताता है कि मेरे क्वर्क का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ हो, और अगर एक अनप्रिपेयर्ड बॉडी इसको इनहेरिट करती है तो वो इसके पावर की प्रेशर की वजह से फट जाएगी। सो अब इजुकू ये बात समझ जाता है कि कचरे को इकट्ठा करना, उसे यहाँ से वहाँ ले जाना उसकी ट्रेनिंग है, जिससे उसकी बॉडी पावरफुल बनेगी। और इसके बाद ऑल माइट ये भी बताता है कि इस बीच पर ये कचरा बहुत टाइम से है, क्योंकि समुद्र की लहरें इसी ओर आती हैं और ये अपने साथ काफी सारा कचरा लेकर आती हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपना इलीगल सामान छुपाने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद ऑल माइट उस फ्रिज को चपटा करते हुए बताता है कि ओरिजिनली एक हीरो होने का मतलब वॉलंटियर सर्विस देना है। भले से ही लोगों को ये काम बोरिंग लगे या इंटरेस्टिंग, काम तो काम होता है और तुम इसी तरीके से इस पूरे बीच को साफ करोगे और हीरो बनने के लिए ये तुम्हारा पहला कदम होगा। अब इजुकू इतने सारे कचरे को देखकर बोलता है कि मेरा पहला कदम, इतना सारा कचरा साफ करना है। और तभी ऑल माइट बोलता है कि तुम यूए हाई में जाना चाहते हो, है ना? इजुकू बताता है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पर तुम गए थे और इसके अलावा मैं वहाँ पर काफी सारी चीजें भी सीखना चाहता हूँ। इजुकू की बात सुनकर ऑल माइट बोलता है कि बहुत अच्छे, लेकिन मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ कि बिना एक क्वर्क के तुम ये सब नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा यूए में जाना हीरो कोर्स का हार्डेस्ट पार्ट है, क्या तुम ये कर पाओगे? जिस पर इजुकू बोलता है कि यूए का एंट्रेंस एग्जाम 10 महीने बाद होगा, तब तक मुझे अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। सो तभी ऑल माइट बोलता है कि इसीलिए मैं ये लेकर आया हूँ, एम टू पास अमेरिकन ड्रीम प्लान। दोस्तों, ये इजुकू के लिए डेली का शेड्यूल है और यहाँ पर ऑल माइट इजुकू से पूछता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल शेड्यूल है, क्या तुम इसे फॉलो कर पाओगे? जिस पर इजुकू बोलता है कि मुझे दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी जाकर मैं तुम्हारे क्वर्क के लायक बन पाऊंगा। और इसी तरीके से इजुकू के 10 मंथ्स की ट्रेनिंग का शुभारंभ होता है। सबसे पहले इजुकू एक अलमारी खिसकाने की कोशिश करता है, उसके बाद वो एक बड़ा सा टायर लेकर उसके साथ प्रैक्टिस करता है। और यहाँ ऑल माइट इजुकू को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि करो, तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पता लगने से पहले ही 10 महीने खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त इजुकू गिरता है और गिरकर फिर खड़ा होकर ट्रेनिंग करता है। और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद जब वो स्कूल जाता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब उसके यूए एंट्रेंस एग्जाम में 294 डेज बाकी हैं। और यहाँ पर इन्हीं सब चीजों के बारे में इजुकू कैलकुलेट करने लगता है और इजुकू की इस बड़बड़ाहट की वजह से पूरी क्लास का ध्यान उसी पर होता है। और इतनी ज्यादा बकवास होने के बाद जो टीचर होते हैं वो इजुकू को उसकी ख्वाबों की दुनिया से जगाते हैं। टीचर बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रहीं तो तुम कभी भी यूए हाई में नहीं जा पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो बोकुगो होता है वो इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब इसके बाद अगले दिन फिर से इजुकू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑल माइट उसे ट्रेन करने के लिए उसके साथ ही होता है और यहाँ इजुकू अपनी माँ से भी बोलता है कि उसके लिए एक हेल्दी डाइट बनाए। इजुकू सिर्फ हेल्दी खाना खाता है, वो रात में पढ़ता है और अगले दिन फिर से अपनी ट्रेनिंग करता है। वो काफी सारी जिम एक्सरसाइजेस भी करता है और बेचारा जब स्कूल जाता है तो बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से जागते हुए सोता है। अब अपने शरीर को ताकत देने के लिए ज्यादा खाना भी खाता है और उसके बाद रात में भी ट्रेनिंग करता है, दोपहर में भी ट्रेनिंग करता है और बारिश में भी ट्रेनिंग करता है। लेकिन अभी भी बेचारा काफी कमजोर है। इजुकू समुद्र में ट्रेनिंग करता है, लड़कियां ऑल माइट के चारों ओर फैल जाती हैं और इसी तरीके से इजुकू ट्रेनिंग करता रहता है, स्टडी भी करता है। और इसके बाद तो इजुकू ऑल माइट को भी उठाकर चलने लगा था। अब ऐसे ही एक दिन ट्रेनिंग करते हुए वो गिर जाता है। सो ऑल माइट बोलता है कि सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। लेकिन इजुकू की हालत देखकर ऑल माइट बोलता है, एम टू पास अमेरिकन ड्रीम प्लान तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया था ताकि तुम एंट्रेंस एग्जाम में पास हो सको। तुमने सही से उस प्लान को फॉलो नहीं किया, है ना? तुमने ओवरडूइंग कर दी और इसका इफेक्ट ऑपोजिट हो रहा है। क्या तुम यूए में नहीं जाना चाहते? जिस पर इजुकू बोलता है कि मैं चाहता हूँ,
इसीलिए मुझे दूसरों से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वरना मैं कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद इजुको खड़े होने की कोशिश करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह एक महान हीरो बनना चाहता हूँ। अब इजुको की बात सुनकर ऑल माइट को याद आता है कि इजुको ने कहा था कि वो चेहरे पर एक मुस्कान के साथ लोगों को बचाना चाहता है, बिल्कुल उसकी तरह। और इसके बाद जो ऑल माइट होता है वो अपनी हीरो वाली फॉर्म में आ जाता है और इजुको को उठाकर बोलता है कि तुम ये कर सकते हो बच्चे, लेकिन जैसी तुम्हारी अभी हालत है एंट्रेंस एग्जाम पास करने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। लेकिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, तुम बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है और इसके बाद जब ऑल माइट बीच पर आता है तब वो देखता है इजुको को, जिसने सारे के सारे कचरे को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है और इसी वजह से वो अपने पूरे जोर के साथ चिल्लाता है। और इसके बाद ऑल माइट देखता है कि पूरा का पूरा बीच बिल्कुल साफ हो चुका है। आखिरकार इजुको ने ये कर ही दिखाया और यहीं पर ऑल माइट अपने हीरो वाले फॉर्म में आ जाता है। और दूसरी ओर इजुको काफी ज्यादा थक जाने की वजह से नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी ऑल माइट उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। इसके बाद ऑल माइट इजुको को उसकी पुरानी तस्वीर दिखाता है 10 महीने पहले की, लेकिन अब इजुको पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसकी बहुत अच्छी बॉडी भी बन चुकी है। और अब ऑल माइट बोलता है कि तुम मेरी ताकत के लिए एक सूटेबल वेसल बन चुके हो। सो यहाँ पर इजुको रोते हुए बोलता है कि ये सब तुमने मेरे लिए किया है ऑल माइट, सच में मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। लेकिन ऑल माइट अपने मन में बोलता है कि ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। अब ऑल माइट इजुको से बोलता है कि रोना बंद करो, अवार्ड सेरेमनी का वक्त आ चुका है। अब इसके बाद ऑल माइट अपना एक बाल तोड़ता है और बोलता है कि ये तुम्हें इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम लकी हो, बल्कि इसीलिए मिल रहा है क्योंकि तुम ये डिजर्व करते हो। ये वो ताकत है जो तुमने मेहनत करके खुद कमाई है। ऑल माइट की बातें सुनकर इजुको खुद भी मोटिवेट हो जाता है और तभी ऑल माइट बोलता है कि लो इसे खा लो। इजुको का रिएक्शन। सो आगे ऑल माइट बताता है कि मेरी पावर इनहेरिट करने के लिए तुम्हारी बॉडी में मेरे डीएनए का जाना आवश्यक है। और इसके बाद ऑल माइट इजुको को उसका बाल खिला देता है। अब इसके बाद हमें यूए का सीन दिखाया जाता है। आज एंट्रेंस एग्जाम है जहाँ पर कई सारे बच्चों के साथ इजुको भी आ चुका था। आगे बढ़ते हुए इजुको काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि ऑल माइट के द्वारा उसे जो पावर दी गई है उस पावर को अभी तक इजुको ने टेस्ट नहीं किया है। और यहाँ पर इजुको ये भी सोचता है कि क्या ऑल माइट का बाल खाने से सच में उसमें ऑल माइट की ताकत आ गई होगी। और तभी वहाँ पर आ जाता है कासुगी बाकुगो, जो इजुको से बोलता है कि मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ पर इजुको हड़बड़ाते हुए बाकुगो से गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन बाकुगो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। और यहाँ इजुको हमें बताता है कि जब से उस कीचड़ वाले मॉन्स्टर के साथ वो इंसिडेंट हुआ है उस दिन के बाद से बाकुगो ने इजुको को कभी भी परेशान नहीं किया। और अब इजुको खुद से बोलता है कि अब मैं बदल चुका हूँ, अब वक्त आ चुका है मेरी 10 महीने की ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने का और ये है मेरा पहला कदम। और इसके बाद जैसे ही वो अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है उसके पैर आपस में फंस जाते हैं, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन दोस्तों वो नीचे नहीं गिरता, वो हवा में ही उड़ता रहता है क्योंकि यहाँ पर उसकी मदद एक लड़की करती है, ये मोहतरमा। और इन्होंने अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके इजुको को गिरने से बचा लिया है। और यहाँ पर ये लड़की इजुको से बोलती है कि आज हम दोनों का टेस्ट है तो चलो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इजुको की हालत तुम लोग देख ही सकते हो। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक लड़की से बात की, लेकिन बेचारा असल में तो कुछ बोला ही नहीं। अब इसके बाद हमें एग्जाम ओरिएंटेशन रूम दिखाया जाता है और यहाँ पर एक हीरो होता है जो एंट्रेंस एग्जाम्स के रूल्स के बारे में सभी बच्चों को बता रहा था। और ये तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन सभी बच्चे बिल्कुल चुप थे। और इस हीरो को देखकर इजुको बहुत ज्यादा खुश था। बॉयज हीरो प्रेजेंट माइक। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि उसके बगल में बाकुगो बैठा हुआ है। और यहाँ अब ये हीरो सबको बताता है कि आप सभी को ये शो खत्म होने के बाद 10 मिनट की बैटल दी जाएगी। इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको सीधे स्पेसिफाइड बैटल सेंटर में पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इन लोगों को पता नहीं होगा कि ये लोग किसके साथ कहां पर जाएंगे बैटल के लिए, जैसे कि बाकुगो और इजुको का बैटल सेंटर अलग अलग है। इसके बाद ये हीरो बताता है कि बैटल सेंटर में 3 टाइप के अलग अलग फॉक्स विलन्स होंगे और इनके लेवल के डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग ही तुम सभी को पॉइंट्स दिए जाएंगे और आप सभी को अपने क्विक का इस्तेमाल करके इन फॉक्स विलन्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ना है और इसी तरीके से आप पॉइंट्स को अर्न करेंगे। और इसके साथ ये बात भी याद रखना
आपके साथ जो कोई दूसरा पर्सन एग्जाम दे रहा है आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तभी एक लड़का पूछता है कि इस बैटल सेंटर में 4 टाइप के विलेन्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ 3 के बारे में बताया। क्या जापान के सबसे बड़े स्कूल यूएसए कोई गलती हो गई है? हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि हम सभी हीरोज बन पाएं। और इसके अलावा तुम, जिसके बाल काफी ज्यादा घुंघराले हैं, तुम बहुत टाइम से बड़बड़ कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए हो तो यहाँ से जल्दी से चले जाओ। इजुको बोलता है कि मुझे माफ करना। सो तभी हीरो प्रेजेंट माइक बोलता है कि इतने बढ़िया मैसेज के लिए थैंक्स। जो चौथे टाइप का विलन है उसको हराने से आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। और वैसे ये विलन इस बैटल सेंटर की सबसे बड़ी परेशानी है। अगर ये तुम्हारे सामने आ जाए तो इसको हराना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन इसको हराने से कोई फायदा भी नहीं है। इसीलिए तुम सभी को इससे फाइट करना अवॉइड करना चाहिए। अब प्रेजेंट माइक की बात सुनकर वो लड़का अपनी जगह पर बैठ जाता है और कुछ बच्चे आपस में बात करते हैं। ये तो बिल्कुल वीडियो गेम की तरह है। अब इसके बाद प्रेजेंट माइक बोलता है कि अब प्रेजेंटेशन के आखिर में मैं तुम सभी को बता दूं कि हमारे स्कूल का एक मोटो है। द हीरो नेपोलियन बोनापार्टे ने एक बार कहा था, एक सच्चा हीरो वही है जो जिंदगी में आने वाली परेशानियों को कम करे। तो चलो बच्चों, अपनी हदों को पार करो। प्लस अल्ट्रा। अब इसके बाद इन सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग बैटल सेंटर में भेजा जाता है और हमारा इजुको है इस बैटल सेंटर में। और अब वक्त आ गया है कि इजुको अपनी काबिलियत दिखाए। ऑल माइट ने उसे 10 महीने में जो ट्रेनिंग दी है, अब उसके रिजल्ट दिखाने का वक्त आ चुका है। और यहाँ इजुको काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं उस सपने को पूरा करूं जो मैं हमेशा से देखता आया हूँ, एक हीरो बनने का। लेकिन तभी इजुको बाकी सबको देखता है जो सभी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और इनमें से कई सारे लोगों के पास तो ऐसे इक्विपमेंट भी थे जो उनके क्विड के साथ काम करें। और तभी इजुको को वो लड़की दिखती है जिसने उसे गिरने से बचाया था। सो अब इजुको उसके पास जाने लगता है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन तभी ये लड़का उसे पीछे से पकड़ लेता है और ये इजुको से बोलता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुमने ठान रखा है कि तुम इस एंट्रेंस एग्जाम में सभी के साथ इंटरफेयर करोगे? वो लड़की इस वक्त खुद को फोकस करने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर इजुको को देखकर बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो बोलते हैं कि ये लड़का तो काफी बेवकूफ है और इस जैसे बेवकूफ का हमारे साथ होना हमारे लिए लकी है। लेकिन तभी हीरो प्रेजेंट माइक इन सभी बच्चों से बोलते हैं कि तुम सभी खड़े खड़े क्या कर रहे हो? असली लड़ाई के वक्त कोई भी काउंटडाउन नहीं होता। जल्दी अंदर जाओ क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। और इसके अगले ही पल में इजुको देखता है कि सभी स्टूडेंट्स सिटी के अंदर जाने लगते हैं और इसके बाद वो भी सिटी के अंदर दौड़ लगा देता है। लेकिन फिर भी वो काफी पीछे रह जाता है। इसी वजह से वो खुद को शांत करते हुए बोलता है कि मेरे साथ ऑल माइट है। और इसके बाद अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब इजुको ने ऑल माइट का बाल खाया था। लेकिन बाल खाने के बाद भी इजुको को कुछ महसूस नहीं होता, जिस पर ऑल माइट बोलता है कि शायद से तुम्हें 2 या 3 घंटे में कुछ महसूस होगा। और इसके बाद ऑल माइट बोलता है कि तुम अभी काफी अच्छे वैसल बन चुके हो, लेकिन तुम एक ऐसे वैसल हो जिसे जल्दबाजी में बनाया गया है। तुमने अभी तक उस ताकत की एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की है। इसी वजह से ये ताकत तुम्हारे शरीर पर काफी सारे इफेक्ट्स दिखा सकती है। मैं तुम्हें सारी चीजें डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी ये बात ध्यान से सुनो। जब तुम मेरे क्वर्क 1 फॉर ऑल का यूज करोगे तब अपने पिछवाड़े को दबाना और अपने दिल से ये चिल्लाकर कहना। अब क्या कहना है इस बारे में पता नहीं चल पाता क्योंकि अचानक ही इजुको के सामने 1 पॉइंट वाला विलेन आ जाता है और वो आते ही इजुको पर हमला कर देता है और उसे अचानक ही अपने सामने देखकर इजुको हिल तक नहीं पाता। और इसके बाद वो विलेन इजुको पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर एक और स्टूडेंट आकर उस विलेन को खत्म कर देता है। और ये लड़का इजुको से बोलता है कि उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शुक्रिया। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है कि सिर्फ 6 मिनट्स बाकी हैं। और ये बात सुनकर इजुको अपने चारों ओर एक विलन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। सभी विलन्स पहले ही खत्म हो चुके थे। और ऐसे ही इजुको एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कई सारे विलन्स को खत्म कर दिया है। और यहाँ पर हम उसी लड़की को भी देखते हैं जिसने इजुको की मदद की थी। ये लड़की अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके कुछ विलन्स को हरा देती है और वो अभी तक 28 पॉइंट्स अर्न कर चुकी है। इसके बाद हम इस लड़के को देखते हैं जो एक किक मारकर एक विलन को बड़े ही आराम से खत्म कर देता है और इसके टोटल 45 पॉइंट्स हो चुके हैं। और अब इजुको को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके चारों ओर जो स्टूडेंट्स थे वो विलन्स को मारकर पॉइंट्स अर्न कर रहे थे और इसी वजह से इजुको को लड़ने के लिए कोई भी विलन नहीं मिलता।
और इसके बाद हमें पता चलता है कि इस प्रैक्टिकल एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये नहीं पता कि कितने विलन्स हैं और उनकी लोकेशंस क्या हैं, और इतने बड़े एरिया में सर्च करने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स से पहले विलन्स को ढूंढकर खत्म करना होगा। लेकिन लड़ाई करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप शांत रहें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में हड़बड़ाएंगे तो शायद से आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। और कुछ हीरोज एग्जामिनर्स बनकर इन सभी स्टूडेंट्स को एग्जामाइन कर रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक हीरो एक स्विच को ऑन करते हुए बोलता है कि असली एग्जाम तो अब शुरू होगा, और अगले ही पल में हम देखते हैं कि अचानक ही सिटी में काफी ज्यादा तबाही मचने लगती है, और जब सभी स्टूडेंट्स उस ओर देखते हैं तो वहाँ पर होता है विलेन डी, जिससे इन सभी को बचना है क्योंकि इसे मारने से कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और उसे अपने सामने देखकर इजुकु बहुत ज्यादा डर जाता है, और काफी ज्यादा डर जाने की वजह से वो वहीं नीचे गिर जाता है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो उस विलन से बचकर भागने लगते हैं। इजुकु भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि आखिरी के सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और इजुकु ने अभी तक एक भी पॉइंट अर्न नहीं किया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसने ऑल माइट के साथ जितनी ट्रेनिंग की है वो बर्बाद चली जाएगी। लेकिन तभी इजुकु अपने पीछे देखता है कि जिस लड़की ने उसे गिरने से बचाया था उसका पैर बिल्डिंग के मलबे में फंस गया है, जिस वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पा रही, और वो विलन उसी की ओर आ रहा है, और इसी वजह से अब इजुकु बिना कुछ सोचे समझे उस विलन की ओर जाने लगता है, और इसके बाद वो 1 फॉर ऑल की ताकत का इस्तेमाल करके जंप करता है, और उसके बाद अपने मुक्के में 1 फॉर ऑल की ताकत लाकर ऑल माइट की सलाह को याद करते हुए अपने दिल से चिल्लाता है स्मैश। और इसके बाद जब ये पंच उस विलन में लगता है तो दोस्तों एक ही पंच काफी होता है उस विलन को हराने के लिए, और ये देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके सिर्फ एक पंच से वो पूरा का पूरा विलन तबाह हो जाता है। और ये देखकर ऑल माइट बोलता है कि यही होती है एक असली हीरो की पहचान, दूसरों को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालना। और यहाँ इजुकु याद करता है कि उसने अभी अभी वही किया जो पिछली बार बाकुगो को बचाने के लिए किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग है, उसने विलन को सच में हरा दिया है। लेकिन दोस्तों अब सिर्फ 1 मिनट बचा है, और जो इजुकु होता है वो आसमान से नीचे गिरने लगता है, और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि ऑल माइट की पावर की वजह से वो इतनी ऊंची जंप लगा पाया, लेकिन ऐसा करने से उसके दोनों पैर और एक हाथ पूरे के पूरे टूट चुके हैं। उसकी बॉडी 1 फॉर ऑल के प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। 1 फॉर ऑल का यूज करने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और इजुकु ने 1 फॉर ऑल का इस्तेमाल ये पहली बार किया था। इससे पहले उसे कोई भी प्रैक्टिस करने का कोई मौका नहीं मिला, और अब इसी वजह से इजुकु यहाँ पर रोने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालता है, खुद को शांत करते हुए सोचता है कि वो सही से लैंड कैसे कर सकता है। अगर उसने डेट्रॉइट स्मैश का इस्तेमाल किया तो उससे विंड प्रेशर क्रिएट होगा और शायद से उसकी नीचे सेफ लैंडिंग हो जाएगी, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक हाथ बचा है और उसे सही टाइमिंग का इंतजार करना होगा, वरना उसकी जान जा सकती है। लेकिन तभी वो सोचता है कि उसके पास एक भी पॉइंट नहीं है, और अगर उसने अपने लेफ्ट आर्म को भी तोड़ लिया तो वो कभी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही अब वो नीचे गिरने लगता है। इससे पहले कि वो जमीन से टकराता, जिस लड़की की उसने जान बचाई है अभी, वो उसमें एक थप्पड़ मार देती है और उसे नीचे गिरने से बचा लेती है, क्योंकि दोस्तों शायद से इस लड़की का क्वर्क यही है कि ये किसी चीज को टच करके उसे हवा में उड़ा सकती है, लेकिन ऐसा करने से उसे उल्टी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इजुकु अभी भी होश में था और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि ये लड़की बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद इजुकु अपने एक हाथ से आगे रेंगता हुआ एक विलन को ढूंढने लगता है कि अगर उसे एक भी पॉइंट मिल गया तो शायद से वो एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेगा। लेकिन तभी वक्त खत्म हो जाता है और जैसे ही इजुकु ये बात सुनता है वो वहाँ बेहोश हो जाता है। उसके दोनों पैर और एक हाथ टूट चुके हैं और अब बाकी के स्टूडेंट्स उसके पास आकर बातें करने लगते हैं कि इस लड़के ने अपने एक ही पंच से उस बड़े से विलन को हरा दिया। अगर इसके पास इतना अमेजिंग क्वर्क है तो फिर आखिर ये इतनी चिरकुटियाई हरकतें क्यों करता है? और भले से ही इसने इतने बड़े विलन को हराया हो, लेकिन इससे इसे कुछ भी नहीं मिला। इन स्टूडेंट्स की ये बातें सुनकर ये लड़का सोचता है कि ये लोग एक पॉइंट को मिस कर रहे हैं। वो लड़का उस लड़की की जान बचाने के लिए कूदा था। उसे पता था
कि उसके पास वक्त कम है और उसके पास एक भी पॉइंट नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो उस लड़की को बचाने के लिए कूद पड़ा और उस टाइम पर वो बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। लेकिन दोस्तों, ये लड़का खुद बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ वहाँ से भाग गया था और उसके लिए ये खुद से बोलता है कि अगर हम एक एग्जाम में नहीं होते तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करता। एंड उसी टाइम पर वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है जो वहाँ कुछ बच्चों को कुछ चॉकलेट्स देती है। उसके पास बूढ़ी अम्मा इजुकू के पास आती हैं और उसकी हालत देखकर हैरान हो जाती हैं कि इसकी ऐसी हालत इसके खुद के क्वर्क ने कर दी। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, किसी का क्वर्क उनके शरीर की स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन अगले ही पल में बूढ़ी अम्मा इजुकू को किस करने लगती हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी अम्मा यूए की लाइसेंस्ड नर्स हैं, यूथफुल हीरोइन, रिकवरी गर्ल। और इनके किस करने से जो इजुकू की टूटी हुई हड्डियां थी और जितने भी जख्म थे वो सभी बिल्कुल पहले जैसे हो जाते हैं। और तभी अचानक इस लड़के को इस एग्जाम की एक बात समझ आ जाती है। अब इसके एक हफ्ते बाद हम इजुकू को उसके घर में देखते हैं जो डिनर के वक्त मछली को घूरे जा रहा था और उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना इजुकू, तुम मछली को ऐसे क्यों देख रहे हो। सो अगले ही पल में इजुकू को होश आ जाता है और वो बोलता है कि माफ करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब खाना खाने के बाद इजुकू फिर से बेचारा सदमे में होता है। वो अपने एग्जाम्स के बारे में सोच रहा था कि वो मुश्किल से रिटन एग्जाम को पास कर पाया होगा, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एग्जाम में उसे 0 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद ऑल माइट ने भी उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया और इन्हीं सब बातों की वजह से इजुकू काफी उदास होता है। सो तभी उसकी माँ बोलती हैं कि परेशान मत हो, आज या कल में तुम्हारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि इजुकू ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया जो भी उसके और ऑल माइट के बीच हुआ। अब इसके बाद इजुकू एक्सरसाइज करते हुए बोलता है कि ऑल माइट मुझे माफ करना, तुमने मुझ में पोटेंशियल देखा और मुझसे काफी उम्मीदें रखी, लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लेकिन अगले ही पल में उसकी माँ उसके पास हड़बड़ाते हुए आती हैं क्योंकि यूए हाई से एक लेटर आया है। अब इजुकू अपने कमरे में अकेला होता है उस लेटर के साथ। उसकी माँ कमरे से बाहर थी, वो भी काफी ज्यादा परेशान थी। और इसके बाद इजुकू उस लेटर को खोलता है जिसमें से एक डिस्क बाहर निकलती है जिसमें से ऑल माइट का प्रोजेक्शन बाहर निकलता है। और यहाँ पर ऑल माइट बताता है कि मुझे कुछ पेपर वर्क काम करना था, इसी वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। और वैसे मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया कि मैं इस टाउन में यूए के साथ काम करने के लिए ही आया था। और उसकी ये बात सुनकर इजुकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी प्रोजेक्शन में एक आदमी ऑल माइट को इशारा करके बोलता है कि भाई जरा जल्दी करो। सो ऑल माइट बोलता है कि मुझे उसके साथ कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। और अब ऑल माइट सीधा पॉइंट पर आता है कि तुम रिटन एग्जाम में तो पास हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम्हारे 0 पॉइंट्स आए, इसका मतलब तुम पास नहीं हुए। और ऑल माइट की ये बात सुनकर इजुकू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। भले से उसे पहले से ही पता था कि वो पास नहीं होगा, लेकिन ये बात उसके फेवरेट हीरो से सुनना उसके लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी। लेकिन तभी ऑल माइट बोलता है कि पहले तुम इस वीडियो को देखो। उस वीडियो में इजुकू देखता है उसी लड़की को जिसको बचाने के लिए उसने जंप लगाई थी। एग्जाम खत्म होने के बाद ये लड़की खुद बात करने के लिए आई थी। ये लड़की प्रेजेंट माइक से बोलती है कि वो लड़का जिसके घुंघराले बाल हैं, वो लड़का ज्यादा लंबा भी नहीं है, क्या मैं उस लड़के को अपने कुछ पॉइंट्स दे सकती हूँ। मैंने उसे देखा था, उसके हाथ पैर टूट जाने के बाद भी वो पॉइंट्स पाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा था और मुझे बचाने के चक्कर में ही वो एक भी पॉइंट अर्न नहीं कर पाया। उसने मेरी जान बचाई, इसीलिए प्लीज आप मेरे कुछ पॉइंट्स उसे दे दीजिए। और उस लड़की की बातें सुनकर इजुकू का एक्सप्रेशन तुम देख ही सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर ऑल माइट बताता है कि कल जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ विलन्स को हराकर ही पॉइंट्स नहीं मिलने थे। और यहाँ वीडियो में प्रेजेंट माइक उस लड़की से बोलते हैं कि तुम उसे अपने पॉइंट्स नहीं दे सकती हो और इसके अलावा ऐसा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद ऑल माइट इजुकू से बोलता है कि आखिर हीरो कोर्स ऐसे लोगों को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं जिन्होंने दूसरों को बचाकर सही काम किया हो। एक हीरो वही होता है जो अपने खुद की जान खतरे में डालकर दूसरों को बचाए, और वही तुमने किया। और ऐसा करने से प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलते हैं रेस्क्यू पॉइंट्स। जितने भी हीरोज जज के रूप में थे उन्होंने इजुकू को बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। इजुकू को टोटल 60 रेस्क्यू पॉइंट्स मिले और ये देखकर इजुकू खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इस लड़की को जिसका नाम उराराका चाओको है उसे 45 पॉइंट्स मिले और इसी वजह से ऑल माइट बोलता है कि तुम दोनों पास हो गए। और इसके बाद ऑल माइट इजुकू की ओर अपना हाथ बढ़ा के बोलता है, आओ
तुम्हारी हीरो अकेडमिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ऑल माइट की ये बातें सुनकर इजुको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलता है हाँ। और आखिर में इजुको बोलता है कि ऑल माइट से मिलने के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई और अब मैं यूए हाई में जाने वाला हूँ और इसी तरीके से मेरी जिंदगी बदलती रहेगी। और यहाँ पर इजुको का सपना यूए हाई में जाने का पूरा हुआ। कल से एक नया सफर। लेकिन अगली सुबह होने से पहले हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इजुको दौड़ते हुए आया था क्योंकि यहाँ पर उसे बुलाया था ऑल माइट ने। और वहाँ पर वो आते ही जोर से ऑल माइट का नाम चिल्लाता है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद एक कपल बोलते हैं कि ऑल माइट कहाँ पर है वो। सो तभी इजुको अपनी गलती को सुधारते हुए बोलता है कि अरे नहीं, ये तो कोई और है। और इस बात पर उस कपल को यकीन भी हो जाता है। अब इसके बाद ऑल माइट इजुको को कॉन्ग्रेचुलेट करता है एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए। इजुको बोलता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। सो ऑल माइट अब इजुको को बताता है कि उसने स्कूल को इजुको के साथ उसके कनेक्शन के बारे में नहीं बताया है, वरना इजुको को लगता कि वो चीटिंग करके पास हुआ है। ऑल माइट की बात सुनकर इजुको बोलता है कि मेरी इतनी चिंता करने के लिए शुक्रिया। और इसके बाद इजुको बोलता है कि तुम्हारी यूए में एक टीचर होने की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था, तो वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और वो इसी तरीके से काफी ज्यादा बड़बड़ करने लगता है। सो ऑल माइट उसे चुप करते हुए बोलता है कि जब मैं अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ रहा था उसी टाइम पर यूए ने मुझे एक जॉब का ऑफर दिया। और ऑल माइट की बात सुन के इजुको को समझ आता है कि ऑल माइट अपनी ताकत किसी एक स्टूडेंट को देने वाला था। और इसके बाद इजुको ऑल माइट को बताता है कि जब उसने वन फॉर ऑल का इस्तेमाल किया तो उसकी पूरी बॉडी टूट गई, जिस पर ऑल माइट बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि अचानक ही अगर किसी के पास एक पूंछ आ जाए तो वो भी उसे सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद ऑल माइट बताता है कि इस वक्त तुम वन फॉर ऑल का या तो 100% या फिर 0% यूज कर सकते हो, लेकिन एक बार जब तुम इसे कंट्रोल करना सीख जाओगे तब तुम इसे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाओगे। तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तुम इसका सही से इस्तेमाल करना सीख पाओगे। और ऐसे ही ऑल माइट अपने हीरो वाले फॉर्म में आ जाता है। लेकिन तभी जो कपल होता है वो भी ऑल माइट को नोटिस कर लेता है। सो इसी वजह से ऑल माइट मिडोरिया के साथ वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ ऑल माइट अपने मन में बोलता है कि जो आग मैंने तुम्हें दी है वो अभी बहुत छोटी है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे तुम परेशानियों का सामना करोगे तुम्हारे अंदर की वो आग बहुत बड़ी हो जाएगी। और अपना ये काम खत्म करने के बाद मैं भी इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। अब ऐसे ही अप्रैल का महीना आ जाता है और इजुको यूए हाई में जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसकी माँ को उसकी काफी चिंता हो रही थी। लेकिन तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम बहुत कूल हो। अपनी माँ की बात सुनकर इजुको खुश हो जाता है और यूए हाई के लिए निकल पड़ता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि हर साल 300 में से सिर्फ एक बच्चा ही यूए हाई में एक्सेप्ट होता है और हर साल 4 लोग रिकमेंडेशन के द्वारा यूए हाई में आते हैं, लेकिन बाकी के 36 रेगुलर एग्जाम के साथ एडमिट होते हैं। इन 36 स्टूडेंट्स को 18 के ग्रुप में 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है और हमारे इजुको की क्लास है 1A एंड उसकी क्लास का दरवाजा बहुत ज्यादा बड़ा था। और इसके अलावा इजुको काफी ज्यादा नर्वस भी था क्योंकि अंदर ये दोनों हैं और वो दुआ करता है कि ये दोनों उसकी क्लास में ना हो। लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलता है सबसे पहले उसे ये दोनों ही दिखते हैं जो आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। और इन दोनों को ही स्कोर प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे ज्यादा आए हैं। इन दोनों को देखकर इजुको का रिएक्शन। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम तेन्या लीडा है और ये सोमी प्राइवेट अकेडमी में स्टूडेंट रह चुका है। उसकी बात सुनकर बोकू को बोलता है तो अच्छा तुम एक इलाइट हो, तुमसे लड़ाई करने में मजा आएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर तेन्या काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी पूरी क्लास देखती है कि वहाँ पर तो इजुको आ चुका है। इजुको को देखकर तेन्या उसके पास जाता है और उसे अपने बारे में बताता है। सो तभी इजुको बोलता है कि मैं इजुको मिडोरिया हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पर तेन्या बोलता है कि मैं ये मानना तो नहीं चाहता लेकिन तुम मुझसे बेहतर हो। एंड तभी इजुको के पीछे ये लड़की आ जाती है और ये यहाँ पर इजुको की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। अपनी तारीफ सुनकर इजुको शर्मा जाता है और ये सब देखकर बाकुगो याद करने लगता है कि इनके पिछले स्कूल में टीचर ने सभी बच्चों को बताया कि इनके स्कूल से यूए हाई में 2 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और ये बात मानना काफी ज्यादा मुश्किल था कि इजुको यूए हाई में जा रहा है। सो इसके बाद बाकुगो इजुको से पूछने लगता है कि तुमने कैसी गंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया है एग्जाम पास करने के लिए। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कहीं और जाना। सो तभी इजुको बोलता है कि किसी ने मुझसे कहा है कि मैं भी एक हीरो बन सकता हूँ और इसी वजह से मैं मेहनत करके यूए हाई में गया हूँ। और यहाँ पर पहली बार इजुको ने बाकुगो को पलट कर जवाब दिया है और इसी वजह से बाकुगो को
दाल में कुछ तो काला लगता है। और दूसरी ओर इजुकु अभी भी शर्माया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ एक बंदा आकर बोलता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? अगर तुम दोनों को दोस्ती करनी है तो कहीं और जाओ। भाई अचानक से ये बंदा कहाँ से आ गया? ये फर्श पर लेटा हुआ है और उसे इस तरीके से देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। और उसके बाद ये बंदा अपने बैग में से बाहर निकलता है और बोलता है कि हमारे पास वक्त बहुत लिमिटेड है। और उसकी बात से इन बच्चों को समझ आता है कि ये उनके टीचर हैं, एक प्रो हीरो। लेकिन इजुको ने आज से पहले ऐसा हीरो कभी ना देखा, ना इसके बारे में कुछ सुना। तभी ये बताते हैं कि मैं तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ, शोटा आइजावा, और जल्दी से सभी बच्चे इस यूनिफॉर्म को पहन लें और मेरे साथ बाहर चलें। और दूसरी ओर हम ऑल माइट को देखते हैं, जिसे इजुको की काफी चिंता हो रही थी क्योंकि उनका जो क्लासरूम टीचर है वो बहुत खतरनाक है। और दूसरी ओर हमें पता चलता है कि इन सभी का एक क्वर्क असेसमेंट टेस्ट होने वाला है। तभी उराराका पूछती है कि हमारी एंट्रेंस सेरेमनी का क्या, जिस पर उनके टीचर बोलते हैं कि अगर तुम एक हीरो बनना चाहते हो तो ऐसी फालतू के इवेंट से तुम्हें दूर ही रहना चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि यूए हाई के जितने भी टीचर्स हैं वो अपनी क्लासेस को अपने हिसाब से चलाते हैं। तुम सभी बच्चे अब तक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते आए हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स के क्वर्क का इस्तेमाल करने पर पाबंदी थी। और इसके बाद टीचर आइजावा बोलते हैं कि बाकुगो, तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम में टॉप किया है ना? तुम्हारे जूनियर हाई में तुम्हारे सॉफ्ट बॉल थ्रो में तुम्हारे बेस्ट रिजल्ट्स क्या थे? बाकुगो बताता है 67 मीटर्स। टीचर बोलते हैं अब तुम अपने क्वर्क का इस्तेमाल करो। अब इसके बाद टीचर बोलते हैं कि इस गोले के अंदर रहकर ही तुम्हें उस बॉल को फेंकना है। अब इसके बाद बाकुगो अपनी पूरी ताकत के साथ उस बॉल को फेंकता है और वो बॉल आसमान में बहुत ऊपर चली जाती है। और ये देखकर इजुको हक्का बक्का रह जाता है। और इसके बाद जब बॉल नीचे गिरती है तब बाकुगो का रिजल्ट आता है 705 मीटर। और ये देखकर बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन तभी टीचर आइजावा बोलते हैं कि एक हीरो बनने के लिए तुम लोग यहाँ पर 3 साल स्टडी करोगे। चलो ठीक है, तुम सभी के 8 टेस्ट होंगे और उन 8 टेस्ट में जो सबसे लास्ट आएगा उसे एक सजा मिलेगी और सजा के रूप में उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये बात सुनकर सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं। और ये बात सुनकर सबसे ज्यादा परेशान इजुको था क्योंकि वो या तो 100% या 0% ही वन फॉर ऑल का यूज कर पाता है। और उसके बाद टीचर आइजावा बोलते हैं कि हम टीचर्स जैसे चाहे वैसे अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं। बच्चों, वेलकम टू यूए हीरो कोर्स। तो अब दोस्तों, इजुको इतने ज्यादा खतरनाक टेस्ट का सामना कैसे करेगा? अब तभी उराराका बोलती है कि जो भी लास्ट आएगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज तो हमारा स्कूल का पहला दिन है, उसके अलावा ये कितनी गलत बात है। जिस पर टीचर आइजावा बोलते हैं कि जो डिजास्टर्स होते हैं वो कब आएंगे इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। और इस तरह पूरी दुनिया में ही बहुत सारी गलत चीजें हैं और उन सभी डिजास्टर्स का सामना करते हैं हीरो। अगर तुम सभी बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना चाहते हो तब तो ये बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आने वाले 3 सालों में इस यूए हाई में तुम्हें एक के बाद एक मुश्किल पड़ाव को पार करना होगा, जिसमें तुम्हें अपनी सभी हदें पार करनी होंगी प्लस अल्ट्रा। इसीलिए बच्चों, मुझे अपनी काबिलियत दिखाओ। अब टीचर की ये बातें सुनकर तेन्या सोचता है यूए हाई जापान की बेस्ट जगह है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये करना होगा। और ये है इनका टेस्ट 1, 50 मीटर डैश। सबसे पहले तेन्या और इस लड़की की एक रेस होती है जिसमें तेन्या अपनी फुर्ती की वजह से जीत जाता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि तेन्या लीडा का क्वर्क इंजन है। जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, इसके पैरों में इंजन लगे हुए हैं। अब इसके बाद बारी आती है इनकी, और यहाँ हमें पता चलता है कि उराराका का क्वर्क 0 ग्रेविटी है, यानी कि वो किसी भी चीज को टच करके उसके अंदर की ग्रेविटी को खत्म कर सकती है। लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से उसे उल्टी हो जाती है और वो 7.15 सेकंड्स में रेस को पूरा कर लेती है। अब इसके बाद बारी आती है इन दोनों की, और ये लड़का तो उल्टा मुंह करके खड़ा हुआ है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस लड़के का क्वर्क नेवल लेजर है और इसका नाम युका आयोयामा है। और ये अपने बेली बटन से लेजर को शूट कर सकता है, लेकिन लेजर को शूट करने का अमाउंट लिमिटेड होता है। और ये 5.51 सेकंड्स में रेस कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि इन महाशय के अकॉर्डिंग अगर ये अपनी लिमिट से ज्यादा लेजर को शूट करेंगे तो इनका पेट दर्द करने लगेगा। और यहाँ पर टीचर आइजावा इन सभी बच्चों को एनालाइज कर रहे थे। अब इसके बाद बारी आती है बाकुगो और इजुका की, और यहाँ पर बाकुगा अपने एक्सप्लोजन्स का इस्तेमाल करके 4.13 सेकंड्स में रेस को कंप्लीट कर लेता है,
क्योंकि बाकुगा का क्वर्क एक्सप्लोजन है और इजुकू को रेस पूरा करने में 0.2 सेकंड लगते हैं। और यहाँ पर इजुकू सोचता है कि अभी 7 टेस्ट और बाकी हैं। सभी लोग अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए अपने क्वर्क का इस्तेमाल करेंगे और अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा तो इससे मेरी पूरी बॉडी टूट जाएगी। मुझे इसे कंट्रोल करना होगा ताकि मैं सही वक्त पर इसका इस्तेमाल कर पाऊं। और अब वो ऑल माइट की बात को याद करता है। ऑल माइट ने बताया था कि ऑल फॉर वन को यूज करने की ट्रिक महसूस करना है। तुम एक बार तो ऑल फॉर वन का इस्तेमाल कर चुके हो, तो अगली बार इसका इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए आसान होगा। वैसे जब तुमने उसका इस्तेमाल किया था तब तुम्हें क्या महसूस हुआ था? इजुको बताता है कि वो बिल्कुल ऐसा था मानो किसी अंडे को माइक्रोवेव पर रख दिया हो। उसकी बात सुनकर ऑल माइट को हंसी आ जाती है, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से सोच रहे हो तो तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि माइक्रोवेव में रखा हुआ अंडा फट ना जाए। स्कूल में जाने से पहले अभी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, अपनी उस इमेज पर फोकस करो। तुम शायद से एक बार में उसे मास्टर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम लगातार कोशिश करते रहे तो तुम ये कर लोगे। दूसरा टेस्ट होता है ग्रिप स्ट्रेंथ का और यहाँ पर इजुकू फोकस के साथ कोशिश करता है और वो इसमें काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट ने 540 केजी तक की अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ दिखाई थी। तीसरा टेस्ट है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप का। इसमें बच्चों को बड़ी बड़ी छलांगे मारनी है। इजुकू भी इसमें पूरी कोशिश करता है। अब टेस्ट 4 रिपीटेड साइड स्टेप्स, जिसमें तुम लोग देखकर ही समझ गए होगे कि क्या करना है। पांचवा टेस्ट बॉल थ्रो। इसमें तुम्हें बॉल को फेंकना है, लेकिन जब उराराका अपने क्वर्क का इस्तेमाल करके बॉल को फेंकती है तब वो बॉल वापस ही नहीं आती। इसी वजह से टीचर उसे मार्क्स देते हैं इन्फिनिटी। लेकिन अभी भी यहाँ पर इजुकू काफी ज्यादा परेशान है और अब बारी आ जाती है इजुकू की। वो सोचता है कि मुझे इस थ्रो में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और इजुकू को देखकर तेन्या बोलता है कि ये सब उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो तभी बाकुगो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल उसके पास कोई क्वर्क नहीं है। उसकी बात सुनकर तेन्या बोलता है कि क्या क्वर्कलेस? इसने एंट्रेंस एग्जाम में क्या किया तुम्हें पता नहीं है शायद। और यहाँ पर टीचर आइजावा की नजर बिल्कुल इजुकू पर लगी थी और यहाँ पर इजुकू अपनी माँ और ऑल माइट की बातों को याद करते हुए वन फॉर ऑल का यूज करते हुए उस बॉल को फेंकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो टीचर आइजावा होते हैं वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं और जिस बॉल को इजुकू फेंकता है वो बस थोड़ी ही दूरी पर गिरती है, सिर्फ 46 मीटर्स। और इस वजह से इजुकू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे यकीन है कि उसने वन फॉर ऑल का यूज किया था, लेकिन आखिर वो काम क्यों नहीं किया। तो तभी टीचर आइजावा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे क्वर्क को इरेज कर दिया था। और टीचर आइजावा को इस तरीके से देखकर इजुकू काफी हैरान हो जाता है कि क्या आपने मेरे क्वर्क को इरेज कर दिया। और टीचर आइजावा के गॉगल्स को देखकर इजुकू समझ जाता है जो टीचर आइजावा हैं वो दूसरों को देखकर उनके क्वर्क को इरेज कर सकते हैं। द इरेजर हीरो इरेजर हेड। लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो उनके बारे में जानते तक नहीं। और ऑल माइट ये सब छुप कर देख रहा था और ऑल माइट के जरिए यहाँ हमें पता चलता है कि टीचर आइजावा को अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लें और ऐसी ही दूसरी बातें। और इसके अलावा टीचर आइजावा और ऑल माइट के बीच अच्छी बनती भी नहीं है। और यहाँ पर टीचर आइजावा इजुकू से बोलते हैं कि तुम अपने क्वर्क को कंट्रोल नहीं कर सकते है ना। और इसके बाद वो इजुकू को अपने करीब खींच लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने अपने क्वर्क का इस्तेमाल किया तो इससे तुम खुद को इंजर्ड कर लोगे और इसके बाद दूसरों को तुम्हारी मदद करनी होगी, भले से ही तुम ऐसा चाहो या ना चाहो। और इसके अलावा तुमने उस हीरो के बारे में तो सुना ही होगा जिसने एक बार में 1000 लोगों की जान बचाकर एक लीजेंड क्रिएट कर दिया था। लेकिन तुम अगर किसी की मदद करने के लिए जाओगे तो सिर्फ एक पर्सन की मदद करने के बाद तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इजुकू मिडोरिया, अपनी ताकत के साथ तुम कभी भी एक हीरो नहीं बन पाओगे। इसके बाद टीचर आइजावा इजुकू का क्वर्क उसे वापस कर देते हैं और उसे एक और बार बॉल फेंकने को बोलते हैं। और अब सभी स्टूडेंट्स और ऑल माइट की नजरें इजुकू पर ही लगी हैं। और इजुकू को ऐसी हालत में देखकर टीचर आइजावा सोचते हैं कि इस बच्चे में बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है। और दूसरी ओर इजुकू सोच रहा था कि अगर वो इस बॉल को अच्छे से थ्रो नहीं कर पाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या मुझे इसे फेंकने में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए? इसके अलावा ऑल माइट ने भी कहा था कि थोड़े से टाइम में इस ताकत को समझा नहीं जा सकता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। और इसके बाद इजुकू उस बॉल को फेंकने लगता है और वो सोचता है कि मैं आपकी बात को गलत साबित करूंगा टीचर आइजावा, मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करूंगा। और यहाँ पर इजुकू ऑल फॉर वन की ताकत को अपनी एक उंगली में लगाता है और इसी के साथ वो बॉल को फेंकता है। ऐसा करने से उसकी एक उंगली टूट जाती है, लेकिन वो बॉल को काफी दूर फेंकता है। और अब इजुकू टीचर आइजावा से बोलता है कि मैं अभी भी हिल सकता हूँ।
तो दोस्तों समझे, टीचर आइजावा ने कहा था कि इजुको अपने क्वर्क का इस्तेमाल सही से नहीं कर सकता है और अगर वो अपने क्वर्क का इस्तेमाल करेगा तो वो खुद को ही इंजर्ड कर लेगा और इसी वजह से किसी दूसरे को उसकी मदद करनी होगी। लेकिन हमारे इजुको ने उन्हें गलत साबित कर दिया। अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी वो हिल सकता है। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज का एपिसोड 1 एंड होता है। वैसे अगर इस सीरीज पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसके हर एक एपिसोड 1 आवर के होंगे। तो इस सीरीज पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ और ऐसा करने के लिए तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके साथ भी तुम जुड़े हुए हो और तुम सभी को एक एक कमेंट भी करना है। तो इस वीडियो के आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।